राम राम। आमतौर पर मैं अपना विश्लेषण करता हूं और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिश होती है कि मेरा क्या व्यू है वो आपको मैं बताऊं। लेकिन कई बार ऐसी कुछ विशेष चर्चा होती है जिस पर विशेष शख्सियत से, विशेष व्यक्तित्व से बात करना ज्यादा बेहतर होता है। अभी सबसे विशेष अगर हम कहें तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे सवाल या उसके मुद्दे। अब इन मुद्दों पर बात करने के लिए जो एक नाम सबसे पहले ध्यान में आता है वो है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और संयोग अच्छा है कि आचार्य जी खुद आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत आभार कि आपने समय दिया में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आचार्य जी आजकल आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? मैं आपके समक्ष हूँ, आपकी अदालत में हाजिर हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और मुझे लगता है कि आपको भी मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। और यूं तो वैसे भी मेरा जीवन खुली किताब है। मैंने कोशिश की है अपनी जिंदगी में कि मैं जो भीतर हूँ वही बाहर रहूं। लेकिन कभी कभी छोटा मोटा कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं, कभी कभी कुछ चीजें दिखानी पड़ती हैं। तो ये तो जीवन का एक हिस्सा है, और खास तौर से राजनीति का। तो फिलहाल तो संघर्ष कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे 2024 में बीजेपी को हराया जाए। अब ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा टास्क है, बड़ी चुनौती है। तो इसी पे सब मिलजुल करके चर्चाएं वर्चाएं कर रहे हैं। आप नहीं बेझिझक। आचार्य जी, ये प्रश्न दरअसल इसलिए मैंने पूछा, आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। आप प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं। आप लखनऊ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़े। आप कल्की धाम जो एक पवित्र मंदिर है, स्थल है, भी उसकी बड़ी लड़ाई आपने जीती। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी में आपका स्थान और आपकी चर्चा वो कम या कहें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चाहते नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता के तौर पर दिखे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हर्षवर्धन जी, आपने सवाल पूछा है तो इसको मैं एकदम खारिज नहीं करूंगा कि इस सवाल में कोई तथ्य नहीं है, इस सवाल में कोई दम नहीं है। कहीं ना कहीं आग सुलगती है तभी धुआं दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। तो उस कांग्रेस पार्टी के मैं साथ खड़ा हूँ। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी भूमिका को लेके कई बार सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस में मेरी भूमिका क्या है। ये बिल्कुल प्रासंगिक बात है कि जिन हालातों में और जिन हालातों से कांग्रेस पार्टी आज गुजर रही है, वहां पर एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है, ऐसी समझदारी की आवश्यकता है कि कश्ती तूफान से निकल जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है हर्षवर्धन जी कि कांग्रेस की जो रणनीति बनाने वाले जो रणनीतिकार हैं, मैं उन्हें बुरा व्यक्ति नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के मानस को पढ़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और उसका ब्लेम, उसका इल्जाम कांग्रेस लीडरशिप पे आता है। ये एक समस्या है, या इसको एक चुनौती कहिए, लेकिन इससे हम गुजर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की दिशा गड़बड़ हो गई है और हम इस चुनौती से गुजर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल कांग्रेस उनको ठेके पर दे दिया है। सीधी सी बात है कि वो कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकारों की ही बात कर रहे हैं। और चूंकि ऐसी कुछ कुछ बात आप लगातार कहते रहे, वो कह रहे हैं कि सनातन पर जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, जिस तरह से अर्बन नक्सली सारा एजेंडा कांग्रेस का तय कर रहे हैं, क्या आप इसी दिशा के गड़बड़ होने की बात कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं और आप जो कहते हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं या फिर अलग अलग बात है, शायद देखने का नजरिया अलग? हर्षवर्धन जी, दो पहलू हैं इस विषय के। पहला, मैं जो बात कह रहा हूं वही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा भेद है। मैं जो बात कह रहा हूं वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के भीतर की जो कमजोरी है उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे एक डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करता है, सर्जन होता है, वो पेट चीरता है, लेकिन मरीज को, आदमी को बचाने के लिए। एक दूसरा है जो खंजर से पेट चीरता है, वो भी पेट दोनों में चीरता है, लेकिन उसका मोटिव दूसरा होता है। तो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस सशक्त हो। और कांग्रेस सशक्त इसलिए हो कि मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। जब कांग्रेस की सरकारें बने तो मैं ये चाहूंगा कि बीजेपी भी सशक्त हो। अन्यथा लोकतंत्र में राजा, जिसको हम देश की सरकार कहते हैं, राजशाही नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ ना निकाला जाए तो राजा निरंकुश हो जाता है, सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अर्बन नक्सल कौन है, या कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल कह रहे हैं, तो मैं कांग्रेस के उन नेताओं को, जिन नेताओं को कांग्रेस की उतनी समझ नहीं है जिससे कांग्रेस आगे बढ़े, या जिनका रुझान थोड़ा वामपंथ की तरफ है, मैं उन्हें अर्बन नक्सल नहीं कह रहा हूं। मैंने कभी उनको अर्बन नक्सल नहीं कहा। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी भूमिका कांग्रेस को इस परेशानी से निकाल करके बाहर ले जाने के लिए है। और इस चुनौती से जो पार्टी गुजर रही है, उस चुनौती का सामना करने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनका रुझान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे 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 जो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम है, जो कांग्रेस की मुख्य धारा है, जो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी, इन लोगों ने प्रयास किया है आज तक, जो कुर्बानियां दी हैं, तो वो कांग्रेस की मुख्य धारा मानी जाती है। और कांग्रेस की मुख्य धारा है सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिना, धर्मनिरपेक्षता। तो उस स्वरूप को देश के सामने जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वहां थोड़ा सा एक दरार, एक बाल नजर आता है। और वो ऐसा महसूस करते हैं हम लोग कि कांग्रेस में जो आज की कांग्रेस है, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के रास्ते से हट रही है। वो कांग्रेस कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के रास्ते से हट रही है। वो कांग्रेस जिसमें कार्यकर्ता नीचे से ऊपर आता था, वो कांग्रेस जिसमें करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देख करके, समझ करके फैसले होते थे, अब कुछ एक कोठरी है जो नेतृत्व को भ्रमित कर रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का या कांग्रेस की लीडरशिप का नहीं है, सवाल देश का है इससे जुड़ा। कांग्रेस का जितना मसला अंदर का है, उतना ही देश का भी है ये। तो उन लोगों पर मैंने कई बार कोशिश की है, उन सबसे, वो अच्छे लोग हैं, वैसे मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, और मेरी आदत है कि मैं जलेबी की तरह बातों को घुमा के नहीं करता हूं। मैंने बात की तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों और इंदिरा गांधी के सिद्धांतों और पंडित नेहरू के सिद्धांतों से हट करके वामपंथ की तरफ चलती है। तो यही बात तो
नक्सल के चंगुल में आ गई है वो। और मैं आपको ध्यान में दिलाता हूं, आपने कहा कि सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है, आप तो खुलकर बोले, लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, ए राजा जैसे लोग, वो जब सनातन के विरुद्ध बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके बेटे प्रियांक खड़गे का बयान भी आ जाता है, तो आपके अलावा तो कोई पार्टी में बोलता नहीं। और मुझे आपका वो याद आता है कि कुछ लोगों को पार्टी में तिलक और हिंदू वेशभूषा से आपत्ति। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे इतने बड़े दल के भाग्य की विडंबना है। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ होने की बजाय वो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, वंदे मातरम के, भारत माता की जय के, भगवान राम के नाम, इनसे लड़ना शुरू जो हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस नेतृत्व को, पूरी कांग्रेस पार्टी को ये फैसला करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई भाजपा से है या सनातन धर्म से, आपकी लड़ाई भाजपा से है या वंदे मातरम से, आपकी लड़ाई भाजपा से है या भारत माता की जय से, आपकी लड़ाई भाजपा से है या हिंदू नामक शब्द से। प्रश्न ये है कि सर्वधर्म संभाव को लेकर के धर्मनिरपेक्षता एक शब्द आया और भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को लेके चलता है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का समान आदर सम्मान करना है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म के खिलाफ गाली दो और हम उसके साथ खड़े हों, ये नहीं हो सकता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन के नेता जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, वो किसी धर्म को टारगेट करते हैं, किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या किसी धर्म को गाली देते हैं, तो फिर कह रही हूं कैसे निवे बेर केर को संग, वो ढोल तमन्ना आपने उनके फाड़ा तंग। तो ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये सवाल बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का अपमान नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता सनातन धर्म का अपमान करता हो और आपको मालूम हो तो मुझे बताइए। मुझे नहीं नहीं, लगता कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने सनातन धर्म को गाली दी है, लेकिन जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं वो हमारे गठबंधन में है, हम उनके साथ हैं, तो अल्टीमेटली उनके पाप का, उनके गुनाहों की जो सजा है वो जनता हमें देगी। लेकिन आचार्य जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान बड़ा वायरल है, शायद आप तक भी पहुंचा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी मजबूत हुए तो सनातन का राज आ जाएगा। प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहते हैं कि हाँ, ऐसे धर्म को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे जी हैं, उन्होंने जो ये बात कही है, तो ये शायद उनकी बोलचाल की कोई शैली में कुछ थोड़ा बहुत साउथ और उत्तर भारत का कुछ अंतर है, इस नजरिए से उन्होंने कही हो। मैं खड़गे जी को जानता हूं और उन्होंने उसके बाद ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कहना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जाता है। सनातन, हिंदुत्व, हिंदुइज्म एंड धर्म, ये बहुत सा ऐसी बातें हैं। मैं इस विषय पे इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे सनातन के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि कांग्रेस कहीं न कहीं, चाहे भाजपा से लड़ते हुए वो राम, सनातन और भारत माता विरोधी दिखने लगती है, जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। एक सवाल बार-बार, और चूँकि आप प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं, क्या प्रियंका गांधी को त्याग ज़बरदस्ती कराया जा रहा है क्या? पार्टी के भीतर कोई वर्ग है क्या जो चाहता है कि प्रियंका जी मुख्य धारा में नहीं आएँ? ऐसा एक बड़ा वर्ग है क्या? आपका जो सवाल है वो मेरे लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर देगा, लेकिन मैं आपके सवाल से भागना नहीं चाहूंगा। अगर मैं आपके सवाल से भागूंगा तो फिर मैं सत्य से भागूंगा। प्रियंका जी के खिलाफ कौन है, प्रियंका जी के समर्थन में कौन है, ये एक बहुत विस्तृत और गंभीर विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि प्रियंका गांधी जी की जो भूमिका कांग्रेस को तय करनी चाहिए थी
वो भूमिका तय नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। तो क्या आप जो कहते भी हैं कि प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदार बने इस अलायंस की तरफ से, तो ज़्यादा बेहतर चयन होगा? आप इसके पक्ष में खड़े अच्छा, हैं? हर्षवर्धन जी, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय व्यक्ति हैं, ताकतवर हैं, है ना? उनके सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार, मुझे बताइए प्रियंका गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय कौन है, जिसे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, महिला हैं, और फिर 33% महिलाओं का आरक्षण अभी हुआ है। तो हमारे पार्टी के अंदर, हमारे दल के अंदर एक इतनी प्रभावशाली महिला है, हम उनको सही उनकी भूमिका तय नहीं कर पाएंगे तो ये बीजेपी का दोष थोड़ी, ये तो हमारी पार्टी के रणनीतिकारों का दोष होगा। तो हर्षवर्धन जी, मुझे पूरे विपक्ष में एक नेता बताइए। आप तो इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और बड़े जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। मैं कई बार आपको आपकी बातों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं और करता भी हूं। इस देश के विपक्ष में सारे दल हैं, समाजवादी है, आरजेडी है, शरद पवार जी की पार्टी है, ममता जी की पार्टी है, और छोटे मोटे और बहुत दल हैं। एक नेता बताइए आप, किसी की पहुंच एक जिले, किसी की पहुंच 2 जिले तक, किसी की एक राज्य तक, किसी की 1-2 राज्य तक। प्रियंका गांधी से पॉपुलर कौन सा चेहरा है? तो जो चेहरा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो क्या प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? मैं ये लेकिन तो नहीं कह रहा आचार्य कि मोदी जी के खिलाफ आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दो। अरे भाई, मैं तो आपकी पार्टी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता का नाम प्रस्तावित कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं ये बात करता हूं, जैसे ही मैंने ये बात की, तो तलवार ले लेकर लोग मेरा वध करने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मैं यही कहने जा रहा था कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन आचार्य जी आपके खिलाफ तो लोग इसीलिए पड़ गए क्योंकि प्रियंका जी का आप नाम ले रहे हैं। पार्टी तो नहीं, कह रही है कि राहुल जी के अलावा कोई होगा नहीं। नहीं, इसका मतलब ये, इसका 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 दूसरा स्वरूप भी आप देखिए इस बात का, या इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, जी, लोग मेरे खिलाफ नहीं है। मेरे खिलाफ होते तो इस बयान से पहले मेरी मुखालफत नहीं थी। ठीक बात है। मैंने पार्टी से कहा कि भाई, आप प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बना दोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने इंडिया और उसके गठबंधन बाद के आप पर सभी हमले नेताओं बढ़ से, गए। नहीं, उसके बाद परिस्थितियां बड़ी विचित्र हो गई हैं। तो अगर देखा जाए, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं, तो ये मेरा विरोध नहीं है। प्रियंका गांधी का विरोध नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो गंभीर विषय है। है। ठीक है आचार्य जी, बहुत 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 धन्यवाद। आप खुलकर ही सब कुछ कहते हैं और कांग्रेस आपकी बात सुने तो अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी दल के लिए जहां हिंदू बहुसंख्यक है उस देश में हिंदू विरोधी पार्टी हो, सनातन विरोधी पार्टी हो, राम विरोधी पार्टी हो, भारत माता की जय कहने पर विरोधी पार्टी दिखे, वो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी के लिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अर्बन नक्सल्स के कब्जे में है, तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक तौर पर विपक्षी हैं। लेकिन जब प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पार्टी के नेता हैं और प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं, तो यह गंभीर मसला हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को इस पर जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू हर्षवर्धन जी, थैंक यू, जी, धन्यवाद, धन्यवाद, जी धन्यवाद। धन्यवाद।